आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान की जो महत्वपूर्ण विधि है, उस विधि के बारे में चर्चा करेंगे और वह विधि है सहभागी अवलोकन। समाजशास्त्र में बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं जो सहभागी अध्ययन पर आधारित हैं। चाहे वो ग्रियर्सन का अध्ययन हो, चाहे विटने व्हाइट का अध्ययन हो, चाहे जेम्स हॉवर्ड का अध्ययन हो, चाहे वो बैरियर एल्विन का अध्ययन हो। बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं जो सहभागी अवलोकन पर आधारित है। अवलोकन के तो कई प्रकार हैं, लेकिन सहभागी अवलोकन पर ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है? क्योंकि इस माध्यम के द्वारा अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता, इन दोनों के बीच गहरा संबंध हो जाता है। और जब किसी भी अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता का तालमेल उत्तरदाता से बैठ जाएगा, तो अनुसंधानकर्ता को जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, वह उन तथ्यों को प्राप्त कर लेता है। बड़ी सुगमता, सरलता के साथ यह अध्ययन के तथ्यों को प्राप्त करता है। वास्तव में सहभागी अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार है। इसे जो है हम अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार मानते हैं और इसको हम वर्स्टेन अप्रोच भी मानते हैं। ये वर्स्टेन अप्रोच जो है एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन उसके बारे में हमारा क्या मत है, क्या अभिमत है, बहुत ही गहराई के साथ जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो सारे चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। तो जो ये वेस्टर्न थ्योरी है, ये एक जर्मन वर्ड है और ये विभिन्न उपागमों की बात करता है। एक ऐसे उपागम जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच एक गहरा लगाव होता है। तो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन क्या है? पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रुप्स एक्टिविटीज। सहभागी अवलोकन ऐसा अवलोकन है कि हम जब किसी भी समूह का, जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं, उस समूह के साथ हमारा लगाव हो जाता है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके हर क्रियाकलापों में जुड़ जाते हैं। जब बैरियर एल्विन ने द बैगास, जो उनकी महत्वपूर्ण कृति है, आगे हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, जो समाजशास्त्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं, ऐसे अध्ययन जो सहभागी अवलोकन पर आधारित हैं। तो बैरियर एल्विन बस्तर पर उनका बहुत अच्छा गहरा अध्ययन है और वहां के जो बैगा जनजाति हैं, उनके जीवन से वो जुड़ गए थे। पहले तो उन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब उनकी सारी एक्टिविटीज, सारे क्रियाकलाप, सारी दिनचर्या उन जनजातियों की तरह हो गई, तो वो ये मानने लगे कि नहीं, ये हमारे बीच के ही हैं और हमारी गोपनीयता कहीं भंग नहीं करें। तो ये इसका हम प्रयोग एथनोग्राफी में करते हैं, फील्ड स्टडी में करते हैं, और एथनोग्राफी मतलब जो हम लोगों का अध्ययन करना होता है, जन का अध्ययन करना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, एन अप्रोच
that develop a theory as data is collected as opposed to being predetermined. ये ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच है, जमीन से जुड़ी हुई उपागम। जब हमारा या अनुसंधानकर्ता का किसी भी उत्तरदाता के साथ या किसी समूह के साथ गहरा तादाद में स्थापित हो जाता है, तो वह एक तरह से उनकी जड़ों से जुड़ जाता है। जड़ों का मतलब उस समूह के जो एक्टिविटीज हैं, उस समूह के जो क्रियाकलाप हैं, उन सब में जब उसकी सहभागिता होती है, तो वह उनके साथ जुड़ जाता है। और इस प्रयोग का अनुसंधान का प्रयोग, इस अनुसंधानविद का प्रयोग समाजशास्त्री तो करते हैं, अनुसंधानकर्ता करते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट भी करते हैं। और नीति नियम बनाने वाले, जो नीतियां बनाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो कोई जैसे जॉन हॉवर्ड ने जो अध्ययन किया था वो प्रिजन पे किया था, और प्रिजन रिफॉर्म पे जो उनकी स्टडी है वो मील का पत्थर है। तो पत्रकार, आप एक पत्रकार को भी देखिए, जब पत्रकार जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है मीडिया में, आजकल तो लाइव आप देख सकते हैं कि जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी क्रियाकलाप होता है, उनको लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब कल ही जैसे इलेक्शन था, और इलेक्शन की जो एक पूरा का पूरा इलेक्शन का लाइव हर चैनल ने दिखाया है। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इस अप्रोच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो घटना की तह तक पहुंचना चाहते हैं, घटना की वास्तविकता तक पहुंचना चाहते हैं। कि पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन सेमी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है और फुल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, माने अंशकालीन सहभागिता और पूर्ण सहभागिता। अंशकालीन सहभागिता तब होती है जब हम किसी भी समूह में जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं और थोड़े समय के लिए रहे, उनके बीच रहे और फिर चले आए। और पूर्ण सहभागिता तब होती है जब हम उस समूह के एक्टिविटीज से जुड़ गए। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, अब वो फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है, जिसमें शाहरुख खान और राम का या किसी कैप्टन है फौज में, और एक अपराधी को पकड़ने के लिए वो कॉलेज में भी एडमिशन आ जाता है जहां उसका एक भाई पढ़ता है। वो भाई नहीं जानता उसको, अब वो नाम क्या है वो आप जानते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनके साथ पार्टिसिपेशन करता है, जबकि उम्र में उन बच्चों से वो बड़ा है। सभी लोग हंसते भी हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता है। तो ऐसे ही पार्टिसिपेशन होता है कि हम जिस समूह का अध्ययन करना है, मान लीजिए हमें छात्रों का अध्ययन करना है तो छात्र बनना पड़ेगा। हमें किसानों का अध्ययन करना है तो किसानों के बीच जाना होगा। हमें अपराधियों का अध्ययन करना है तो अपराधियों के बीच जानना होगा। एक सोशियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर एम.एन. चतुर्वेदी, ग्वालियर के थे। उन्होंने डकैतों पर बहुत अच्छा अध्ययन किया और उनको बता दिया था कि हम जो है एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और हम आपकी किसी भी गोपनीयता को बाहर नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लाइफ जो दिनचर्या है और जो आपका जीवन है, जो जिंदगी है, उस पर कुछ हम लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने अध्ययन किया था। और अब तो वो नहीं रहे, उनके बच्चे हैं, वो भी सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और वो अपनी जब बातें बताते थे तो लोग बड़े चाव से देखते थे। तो पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, ऐसे अध्ययन में पार्टिसिपेशन अध्ययन होते हैं, अर्थात सहभागी अवलोकन वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता उस समूह का अंग बन जाता है
जिसका वह अवलोकन कर रहा है। अवलोकनकर्ता एक अपरिचित व्यक्ति न रहकर उस समूह का एक स्थायी सदस्य बन जाता है या अस्थायी सदस्य बन जाता है और समूह की सभी क्रियाओं में सदस्य के रूप में भागीदारी करता है, साथ ही साथ अवलोकन भी करता है। कॉलोनियल लाइफ कैसी है? ट्राइबल लाइफ कैसी है? फुटपाथ पे रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है? इन सारे अध्ययनों को अगर हमें करना है तो उनके साथ हमें सहभागिता करनी पड़ती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं आप से शेयर करते हैं। वास्तव में सहभागिक अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार है और 1924 में यहां पे वो नहीं आया है। 1924 में प्रोफेसर लिंडमैन ने अपनी किताब सोशल डिस्कवरी में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया। हालांकि इससे पहले भी कई अन्य विषयों में इसका प्रयोग हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी में सबसे पहले 1924 में प्रोफेसर लिंडमैन ने अपनी किताब सोशल डिस्कवरी में इसका प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि सहभागिक निरीक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। और ये आंतरिक दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उस समूह के साथ सहभागिता जरूरी होती है। पीवी यंग कहते हैं कि सहभागी अवलोकनकर्ता सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करते हुए उस समूह के जीवन में रहता है या भाग लेता है जिसका वो अध्ययन करता है। बात वही है। मैंने पीवी यंग का मानना है कि हम जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं या अनुसंधानकर्ता जिस समूह का अध्ययन कर रहा है उस समूह में रहकर उसका अगर वो अध्ययन करता है तो बहुत ही तत्परता, बहुत ही यथार्थ के साथ वो अध्ययन कर लेगा। एमएस गोपाल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि यह अवलोकन इस मान्यता पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन उस समय अधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय हो सकता है जबकि अनुसंधानकर्ता उस परिस्थिति की गहराई में पहुंच जाता है। अगर अनुसंधानकर्ता गहराई के साथ उस घटना के साथ नहीं जुड़ेगा तो सही तथ्यों का प्राप्ति कैसे होगी? और इस घटना को जानने के लिए वहां उस क्षेत्र से जहां यह घटना हुई है उससे जुड़ना आवश्यक होता है। आप देखते हैं जब कोई घटना घट जाती है तो बहुत सारे पत्रकार जाते हैं और उसको अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन उनका कंटेंट एक ही रहता है, बताने का ढंग एक अलग रहेगा, उनका ऑब्जेक्ट एक ही रहता है लेकिन कंटेंट अलग अलग हो सकता है। अब ये कंटेंट अलग कैसे हो सकता है कि किस व्यक्ति के अंदर समझाने की सबसे अच्छी प्रवृत्ति है, ये इस पर निर्भर करता है। गुडेहार्ट गुडेहार्ट कहते हैं इस प्रणाली का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अन्वेषणकर्ता अपने को उस समूह का सदस्य स्वीकार किए जाने योग्य बना लेता है। ये इस पे आपको ध्यान देना है कि वो क्या कहते हैं कि अन्वेषणकर्ता अपने को उस समूह का सदस्य स्वीकार किए जाने योग्य बना देता है। और ये स्वीकार कब होगा? जिस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम अपराधी
कभी कभी होता है कि जो हम किसी अपराधी का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे बीच में अगर हमारे हाव भाव बड़े अच्छे रहे, अपराधियों जैसे न रहे, वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कोई ये हमारा पुलिस वाला आदमी है। और कभी कभी पुलिस वाला आदमी भी अपराधियों के जड़ तक पहुंच कर जाने के लिए वहां पर जाकर के उनसे दोस्ती करता है, उनको कुछ अच्छी विश्वसनीय बातें भी बताएगा और ऐसी बातें ताकि उसको विश्वास हो जाए और उनसे उन चीजों को शेयर करेगा। ऐसे होता है जब कभी कभी बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं को जो षड्यंत्र हुए हैं या आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो उनका एक तरह से उनके जानने के लिए उनके साथ जुड़ना आवश्यक होता है और वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक उनको विश्वास नहीं हो जाएगा कि नहीं ये हमारा आदमी है। बहुत सारी फिल्में भी आप ऐसे देखे होंगे जिनमें ये सारी चीजें आती। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सहभागी अवलोकन है एक तरह से अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच एक गहरी अंतःक्रिया का एक स्वरूप है और यह अंतःक्रिया गहरी अंतःक्रिया तभी होगी जब अनुसंधानकर्ता की सहभागिता पूर्ण रूप से उस समूह के साथ होगी। सहभागी अवलोकन का उपयोग अनेक अनुसंधानों में किया गया है। जेल के कैदियों का अध्ययन के लिए आपको बताया था जॉन हावर्ड ने कई साल जेल के कैदियों के साथ रहे। लिपले, चार्ल्स मेलिनोवस्की, रेमंड फर्थ, इन सब ने जो है अध्ययन किया है। अब इन अध्ययनों के बारे में हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे आगे, लेकिन पहले आप इसके प्रकार जानिए कि जो सहभागी अवलोकन है, सहभागी अवलोकन की विशेषताएं क्या है। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन की जाने वाली इकाइयों, जीवन और कार्यों में क्रियाशील सदस्य के रूप में भाग लेता है तथा घुल मिल जाता है और अध्ययन की जाने वाली इकाइयों के अनुसार ही सुख और दुख की अनुभूति करता है। अर्थात कोई भी अगर वहां पे सकारात्मकता जुड़ी है तो वहां के लोगों की अनुभूति क्या हो रही है उसी तरह से उसकी भी अनुभूति होनी चाहिए। अगर कोई विपदा आई है उस समूह में और वहां लोगों की क्या अनुभूति हो रही है, तो उस तरह की अनुभूति अनुसंधानकर्ता के अंदर भी होनी चाहिए। अगर यह अनुभूति नहीं होगी तो वो समझेंगे कि ये जो है हमारा साथी नहीं। तो इस तरह से हम सहभागी अवलोकन के कुछ गुणों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं। अब पहला गुण क्या है? पहला गुण प्रत्यक्ष अध्ययन। ये है। प्रत्यक्ष अध्ययन होता नहीं होता। प्रत्यक्ष अध्ययन का मतलब क्या है? जब अनुसंधानकर्ता जिस समूह का अध्ययन कर रहा है या जिस क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है वहां जाकर के स्वतः तथ्यों का संकलन करता है, तो वो प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। मतलब इस प्रणाली की सहायता से हम सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रणाली में अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले गए समुदाय के मध्य अनुसंधानकर्ता एक अस्थायी सदस्य के रूप में, जरूरी नहीं है कि वो फिर पूर्ण रूप से वहीं पे रहे, अगर कुछ समय के लिए वो रह रहा है वहां पे,
बैरियर एल्विन ने तो एक बहुत काफी दिनों तक वहां रहे और अंत में एक बैगा जनजाति की लड़की के साथ शादी भी कर लिया था। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्शियल अध्ययन करते हैं, अर्थात अंशकालीन अध्ययन करते हैं, तो उनका जो निवास का स्टेटस होगा वो अस्थाई होगा। तो अस्थाई सदस्य के रूप में निवास करता है और उन लोगों के विभिन्न क्रियाकलापों में सम्मिलित होकर उस समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी को विकसित करते हैं और उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं। इंटरेक्शन होना जरूरी है। अगर हम अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके फीलिंग को हम नहीं महसूस कर पाएंगे, उनके अनुभवों को हम नहीं जान पाएंगे। अतः उनमें घनिष्ठ एवं औपचारिक संबंध स्थापित हो जाता है और यही संबंध जो होता है सामुदायिक व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। अगर ये संबंध स्थापित नहीं होगा तो फिर वो कैसे करेगा? तो क्या होगा? डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। फिर वाइड इंफॉर्मेशन, व्यापक सूचनाएं, टू कलेक्ट वाइड इंफॉर्मेशन, व्यापक सूचनाओं का संकलन करना। चूंकि अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय की प्रत्येक गतिविधि में सक्रिय होता है, उनके उत्सवों में भाग लेगा, उनके संस्कारों में भाग लेगा, उनके अन्य क्रियाकलापों में भाग लेगा। अतः सहभागी अवलोकन में उसे छोटी से छोटी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और साथ ही उसे इन दृश्यों तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष देखने और समझने का अवसर भी मिलता है। वो देख रहा है कैसे ये फेस्टिवल कर रहे हैं, वहां पे इनके टेबूज क्या हैं, जनजातियों का जब अध्ययन करेंगे इनके इनके निषेध क्या है, इनकी परंपराएं क्या है, इनके कुल देवता क्या है, इनमें महिलाओं की सहभागिता कैसी है, बच्चों की सहभागिता कैसी है। अर्थात हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनेक छोटी छोटी क्रियाओं का हम प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, देखते हैं और फिर उसको हम अपने ढंग से लिखते हैं। वहां पे साक्षात्कार या अनुसूची ये इसका उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनको देखते हैं। इंटरेक्शन एक अलग होता है, हम किसी भी मुद्दे पे इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कुछ वर्षों पहले एक खजुराहो की शादी में हम लोग गए, तो जिस होटल में ठहरे थे वहां पे कुछ फॉरेनर भी ठहरे थे। दूल्हा मित्र था, तो वो कहा कि सर इनको भी ले लीजिए शादी में, इनको भी आज भोजन करवाइए, अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया। हमने उन लोगों से बात किया और वो सहर्ष तैयार हो गए, 7-8 लोग थे। और आते आते जब मैरिज प्रोसेशन चला, देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। नाचते हैं लोग, तो जब नाचने लगे तो धीरे धीरे उनके भी पांव थिरकने लगे और उनमें भी जो कुछ है जो अपने ढंग से नाचे। इसके बाद वो बीच बीच में पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, कैसा होता है। दूल्हा आया, द्वार पूजा हुई, उसके बारे में वो पूछ रहे थे। फिर फंक्शन हुआ, बरमाला हुआ, उसके बारे में उन्होंने पूछा और वो जानते थे। उन्होंने वहां पे बताया कि नहीं ऐसे तो उनके यहां भी होता है, लेकिन उनके यहां रिंग सेरेमनी होती है, यहां पे जो है बरमाला की सेरेमनी हो रही है। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो 2:30-3 बजे तक बैठे रहे। उनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी और जहां उनको समझ में नहीं आता था उसके बारे में वो पूछते थे। ये पूछना, अब वो उनके ये सारी चीजें उनके मन मस्तिष्क में केंद्रित हो गई थी। कोई वो इंटरव्यू, कोई वो नहीं कर रहा, इंटरेक्शन करते थे।
जहां उनकी जिज्ञासा होती थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका जो है वो पूछते थे। तो इस तरह से हम सहभागी, ये एक पार्शियल पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं। कोई फुल टाइम उनका नहीं था। वो आए, उनको ऑब्लाइज किया, और बहुत सारे यहाँ तक कि जब वो खाना खाने लगे तो बहुत सारी चीजों को जो है वो पूछते थे खाना खाने में कि ये कैसा होता है। बहुत चीजें वो थोड़ा चखते थे, फिर रख देते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको बहुत अच्छी लगी। जलेबी वगैरह बहुत अच्छी लगती थी उनको मीठे खाने में। तो ये क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। इसी तरह से जो है हम क्षेत्र में जाकर के उनके साथ उस अध्ययन को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए ये आंशिक सहभागिता करते हैं और तथ्यों का संकलन करते हैं। तो इस तरह से एक व्यापक सूचनाओं का भंडार हमारे अध्ययन में आ जाता है। बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। फिर एक और गुण है यथार्थ व्यवहार का अध्ययन, माने रियल बिहेवियर, स्टडी ऑन रियल रियल बिहेवियर। हम चूंकि उन लोगों के साथ अनुसंधानकर्ता की सहभागिता है, तो निश्चित है कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, उनका वास्तविक व्यवहार क्या है, उस व्यवहार, उस प्रतिक्रिया का भी हम अध्ययन करते हैं। एक अजनबी व्यक्ति को कोई भी सूचना दाता अपने जीवन के सारे रहस्य एवं व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दे सकता है, लेकिन अगर हमारी सहभागिता उसके साथ हो गया है तो निश्चित है कि वो सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेगा। सहभागी अवलोकन प्रणाली में जो बनावटी और झूठी सूचनाएं हैं, उनकी कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है, और जो सही सूचनाएं हैं, यथार्थ सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं की प्राप्ति होती है। तो ये एक रियल जो बिहेवियर है रिस्पोंडेंट का, वो वास्तविक व्यवहार का अध्ययन हम इसके माध्यम से करते हैं। फिर एक गुण और आ सकता है अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। साथ साथ रहने के कारण अनुसंधानकर्ता समूह के व्यवहारों तथा क्रियाओं से परिचित हो जाता है। और जब बेरियर एल्बिन ने अध्ययन किया था, तो बेरियर एल्बिन एक इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे, मानवशास्त्री थे। तो एक अच्छी शराब पीने वाला आदमी जो इंटरनेशनल स्तर के शराब पीता था, वाइन पीता था, धीरे धीरे बस्तर में बैगा और गोंड जो जनजातियां थी, उनके पेज को पीने लगा। पेज वो चावल से बनाते थे या महुए से बनाते थे शराब, उस शराब को भी पीने लगा, ताकि वो उनको विश्वास हो कि नहीं, यह जो है हमारे समूह का आदमी हो गया है। तो वह अवलोकन करता जब काफी जुड़ाव हो जाएगा, तो यह अनुसंधान करता समूह के व्यवहारों तथा क्रियाओं से परिचित हो जाता है और प्रत्येक परिवर्तन को तुरंत भांप लेता है, और इस प्रकार अवलोकनकर्ता की दृष्टि अत्यंत पैनी हो जाती है। तो जो उसकी इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी एकाएक नहीं आ जाएगी, ये धीरे धीरे आ जाएगी। कोई भी वो एकाएक आपको बता नहीं देंगे, बल्कि ये इफिशियंसी धीरे धीरे आएगी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अवलोकन शक्ति का विकास हो जाता है और मानव संबंधों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हमारे अंदर अवलोकन क्षमता का विकास हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन पावर हमारे अंदर आ जाएगा, चीजों को समझने की दृष्टि हमारे पास आ जाएगी, तो हम फिर उन सारी चीजों को समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर होते हैं कि अपराधियों से एक दो सवाल पूछेंगे, तीन चार सवाल पूछेंगे, और उसमें से भांप लेते हैं कि नहीं ये अपराधी है कि नहीं। कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। तो ये क्या है, इंपीरिकल नॉलेज होता है, अनुभविक ज्ञान होता है। जब हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आज हम जुड़े हैं और कल वो बताना शुरू कर देंगे। बेरियर एल्बिन को तो कई महीने लग गए थे ये सब जानने के लिए।
जो उनके पास नहीं आते थे, एक बार उनको बीमार भी पड़े, वो तबीयत खराब हुई। जो लोग उनके पास नहीं आते थे, जब किसी को मालूम हुआ, जो वहां का गुनिया होता है, जो बैगा का गुनिया होता है, जो वैद्य होता है, लोकल वैद्य, जो डॉक्टर कहते हैं उसको, उसको गुनिया कहते हैं। जब उसको मालूम हुआ और वो आकर के जड़ी बूटी दिया और वो ठीक हो गए। तो ये अपना तो तभी आएगा जब उनको मालूम हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि नहीं, ये हमारे बीच का ही आदमी। और मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट या टू गेट द मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, अधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करना। इस प्रणाली से प्राप्त सूचनाएं अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय मानी जाती हैं। क्यों? कि अवलोकनकर्ता इस प्रणाली में व्यक्तिगत रूप से समुदाय की विभिन्न परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है, अतः किसी प्रकार की शंका या भ्रम होने पर पुनः उसी प्रकार की परिस्थिति आने पर उसकी जांच कर लेता है। देखें इस सिचुएशन में इनका क्या बर्ताव रहा, और इस सिचुएशन में अगर उसको कमी लगती है उसको, तो उसी तरह से अगर दोबारा परिस्थिति हुई, जैसे शादी विवाह हुआ, उनके सांस्कृतिक अवसर हुए, फेस्टिवल हुए, तो उन चीजों को वो देख लेते हैं। तो इस तरह से सहभागी अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता तथ्यों को भली भांति अंकित कर सकता है, और ये बहुत ही सरल है। ये भी एक विशेषता है। सहभागी अवलोकन सरल होता है और इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। ये भी है। तो ये जो कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं जो सहभागी अवलोकन के हैं। अब कुछ गुण हैं तो कुछ कमियां भी हैं, सहभागी अवलोकन में होती, ये भी है। तो इससे इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है सहभागी अवलोकन की? पहला तो डिमेरिट्स जो है, जो दोष है या जो कमी है, हम कह सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन इज नॉट पॉसिबल। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है, ये भी है। किसी भी समुदाय में सहभागी अवलोकन लाभप्रद नहीं होता, ऐसा कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है। क्यों? क्योंकि यदि वह एक वर्ग के जीवन में सहभागी बन जाता है, तो दूसरा वर्ग अवलोकनकर्ता को सहभागी बनने से रोक देता है। उदाहरण के लिए, यदि अवलोकनकर्ता समुदाय के एक वर्ग, कोई दलित है, दलितों के सामाजिक जीवन में भाग लेता है और उनकी सारी क्रियाओं को समझता है, तो जो उच्च क्लास के, उच्च वर्ग के जातियां हैं या उच्च क्लास के लोग हैं, वो उसे अपने सामाजिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं देते और नहीं किसी प्रकार की सूचना देना पसंद करेंगे। ये भी है। तो ये भी एक अवरोध आता है, एक समस्या आती है। और ये एक है कि सामाजिक जीवन में जो घनिष्ठता होती है, जो उनके साथ जो घनिष्ठता है, इतनी जल्दी घनिष्ठता नहीं होती। हम जिसको मानते हैं कि घनिष्ठता हुई है, अब कोई आदमी 2-4 साल किसी भी एक चीज पे अध्ययन कैसे करेगा? वो तो कम समय में चाहता है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्राप्त कर लें। तो ये अपरिचित गुण का लाभ संभव नहीं है। सामाजिक जीवन में घनिष्ठ संपर्क भी कभी-कभी सूक्ष्म अध्ययन या निरीक्षण में बाधक होती है। अर्थात समूह में अपरिचित होने पर प्रत्येक क्रिया में नवीनता व आकर्षण दिखाई पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अपरिचित गुण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। यह भी है। और तीसरा क्या, विस्तृत ज्ञान में बाधा उत्पन्न होती है।
माने हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो उसका कोई डिटेल्स हमारे पास ज्ञान नहीं है। सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता के समस्त प्रयास किसी क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष तक ही सीमित रहते हैं। इस कारण विस्तृत क्षेत्र के बारे में उसके ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो नहीं जान पाता है उसके विशेष तथ्यों को, या जो विस्तृत परिवेश है उसको वो समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता है। और इसका मूल कारण अवलोकन का सीमित क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीकरण है, जो अवलोकनकर्ता के ज्ञान के विस्तार में बाधक होता है। अर्थात हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस परिधि में रह रहे हैं, उस परिधि, मान लीजिए हम किसी भी एक क्षेत्र समूह, एक जेल के अपराधियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब वहां का परिवेश, वहां का जेलर का स्वभाव, वहां का किस तरह से जो है व्यवस्था है, अगर उससे कोई खतरनाक व्यवस्था किसी दूसरे जेल में, तो हम इस जेल से प्राप्त, जिस जहां सहभागी हुए हैं, वहां से प्राप्त तथ्यों को हम दूसरे ऊपर कैसे लगाएंगे, क्योंकि वहां की परिस्थितियां दूसरी। और अवलोकनकर्ता का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ रिसर्चर। अवलोकनकर्ता क्योंकि विशेषज्ञ होता है, और समाजशास्त्री तो विशेष रूप से इस दृष्टि से महत्व रखता है। समूह के लोग उसे उच्च स्तर देते हैं। धीरे धीरे वह स्वयं अपने विचारों और क्रियाओं से समूह को प्रभावित करने लगता है। यह भी होता है कि अगर उसमें एक ज्ञानी घुस गए, तो फिर वो अपना ज्ञान ज्यादा उड़ेलने का प्रयास करेगा। तो जो उनकी मूल चीज जिसका हम अध्ययन करने गए हैं, वो बात कहां बचती है। इस प्रकार समूह का व्यवहार ही उसकी इच्छाओं के अनुरूप बदलने लगता है। अतः स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयोजन जो हमारा होता है, वो नष्ट हो जाता है। हम किसी अपराधी से अध्ययन कर रहे हैं, और अपराधी इतनी, भले ही वो आर्टिफिशियल फीलिंग हो, इतनी कृत्रिमता के साथ अपने जीवन की परिस्थितियों को बताता है कि अनुसंधान, कभी कभी अनुसंधान करता, जो अनुसंधान करने गया है, वो भी पसीज हो जाता है। अरे इसके साथ तो बड़ा हुआ है, तो हम जो ऐसी इस तरह से हम लिखे, पर जो मूल चीजें हैं उसको भूल जाता है, मूल लक्ष्य को वो भूल गया, और उनके उस कृत्रिम जो आर्टिफिशियल फीलिंग है, उस फीलिंग में वो भी जुड़ जाता है। एक और सीमाएं हैं कि छोटे समुदाय में ही संभव है। अगर हम सहभागी अवलोकन को बड़े समुदाय में प्रयोग करना चाहें, यह भी गड़बड़ है। एक व्यक्ति बहुत बड़े समुदाय के सभी लोगों से आत्मीयता से संबंध नहीं बना सकता है। केवल कुछ मित्रों के ही जीवन का अध्ययन सहभागी अवलोकन में संभव होता है। अगर अब ट्राइबल जोन, अगर हम बहुत बड़ा ट्राइब एरिया है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ, सबके साथ हमारी सहभागिता हो। जेल में हम अपराधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर अपराधी के साथ हमारा संबंध हो। कभी कभी अपराधियों में एक समरूपता नहीं होती है, सबके अलग अलग तेवर होते हैं, सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं, और हम एक अपराधी के साथ ज्यादा संबंध बनाए हैं, तो दूसरा भी चिढ़ने लगता है, और उसके पास जाएंगे तो उन चीजों को वो नहीं बताएगा। तो केवल उन्हीं लोगों के व्यवहारों तथा क्रियाओं का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है जो, जिनके साथ हम जुड़े हैं या जिनके साथ हम रुचि रख रहे हैं। ये भी है, एक छोटे समुदाय, एक लिमिटेड एरिया में हम कर सकते हैं, कोई वाइड एरिया में इसका प्रयोग संभव नहीं होता है। और समय की अधिकता, ये भी है, बहुत समय लगता है। सहभागी अवलोकन का एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सहभागी अवलोकन में समूह के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, और कभी-कभी ये घनिष्ठता को स्थापित करने में एक लंबा समय लग जाता है, और जो बहुत लंबे समय के निरंतर संपर्क के बाद ही संभव होता है। तो इस प्रकार सहभागी अवलोकन में एक बहुत समय लगता है।
और जब बहुत समय लग गया तो क्या होगा? मोर एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला है। अधिक समय तक निरंतर किसी समुदाय के सदस्य के रूप में रहना बहुत खर्चीला होता है और बहुत गहन अध्ययन व्यय को भी और अधिक बढ़ा देगा। अगर हमें कुछ दिन पार्टिसिपेट करके और फिर चले आना है और हम जो 2 महीने का काम है, अगर 2 साल लग जाएंगे तो कितना एक्सपेंस आएगा? ये भी चीजें हैं। और लिमिट यूटिलिटी है इसका, सीमित उपयोगिता है। सहभागी अध्ययन हर प्रकार के समूहों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए कि अपराधियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन द्वारा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्वयं अपराधी बनकर अवलोकन करना खतरे से खाली नहीं होता है। कभी-कभी जो वहां के बड़े दादा टाइप के अपराधी होते हैं, वो कूट पिटाई का भी काम करते हैं। कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं है, या हमसे बड़ा अपराधी है क्या? अगर उससे आपने पूछा है कि हमने तो क्यों तुम आए हो, अब जेल में क्यों आए हो, और वो कहता है कि नहीं मैं तो हत्या करके आया हूं। कितने लोगों की हत्या की है? बोला 2 लोगों की। अब उसको रिझाने के लिए अगर अनुसंधानकर्ता से पूछता है वो कि आप, बोले मैं भी हत्या के सिलसिले में आया हूं। कितने लोगों का हत्या किए? वो आप कहे 6 लोगों का, तो कहे अच्छा मैं 2 किया हूं, 6 किया हूं। और वो आपसे एक तरह से वो रखने लगे, दूरी बनाने की कोशिश करेगा कि कहीं ये यहां आकर के बॉस तो नहीं बनने का है। और ये वर्चस्वता भी कभी-कभी उन सारी चीजों जो मूल तथ्य है उससे भटका देती है। तो ये अपराधियों का अगर हमें अध्ययन करना है, ये खतरे से खाली नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन के जहां फायदे हैं, जहां गुण हैं, वहीं इसके नुकसान भी हैं, वहां वहां उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब ये टाइप कैसे होता है? कितने प्रकार का होता है? एक होता है कंप्लीट पार्टिसिपेशन, पूर्ण सहभागी, पार्टिसिपेशन एंड मैनिपुलेशन। ये जो है पूर्ण सहभागिता वही है जहां हम अध्ययन करता पूरी तरह से उन समूह के उन सदस्यों के बीच में रह करके अध्ययन करता है। फिर पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर, पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के रूप में। जब हम किसी भी क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर अपने एक जो है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जाते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर होता है। और हम इसमें क्या है, जो उसके क्रियाकलापें हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा उनमें सिर्फ हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें सहभागिता नहीं होती। और ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, इसमें क्या होता है, डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, बहुत ही गहराई के साथ उनके साथ हम जुड़ते हैं, इंटरेक्शन होता है, साक्षात्कार होता है, उनके साथ जुड़ते हैं। और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड अनब्रस्टू मेजर्स, इसमें क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक जिसे हम कहते हैं, एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन कि हमारा पूरी तरह से जो है हम इसको जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन जो है पूरी तरह से करेंगे, उनके साथ सहभागिता नहीं होगी। नॉन पार्टिसिपेटरी भी होता है। तो ये इस तरह से जो है हम कई तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है, नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है। माने बहुत ही हम उनके साथ रह रहे हैं और उनकी क्रियाओं में भाग ले रहे हैं और बहुत नहीं ले रहे हैं। तो ये जो सहभागी का अवलोकन होता है, वो मुख्य रूप से 2 ही तरह का माना जाता है, जो एक अंशकालीन सहभागिता और
पूर्ण सहभागिता। अब इसके एग्जाम्पल हम कुछ आपको बताएंगे, कि उदाहरण बताएंगे, वो उदाहरण जो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन में कराए गए। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये है विलियम व्हाइट। विलियम व्हाइट, इन्होंने द स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ सोसाइटी, अर्थात जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनका अध्ययन किया था। और इसके लिए क्या करते थे विलियम व्हाइट? दिन भर कहीं बाहर रहते थे, अपना काम करते थे, लिखते थे, और रात को उस फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच में आकर के स्वतः सोते थे। और इस तरह से उनकी सहभागिता, उनकी एक्टिविटीज होती, पूछते थे उन सारे बारे में, कभी कभी उनके साथ सहभागिता भी करते थे। बहुत सारे मजदूर थे, उनमें से बहुत सारे भिखारी थे, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो द स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ सोसाइटी में विलियम व्हाइट ने अध्ययन किया था। फिर जॉन हावर्ड, जॉन हावर्ड जो है ये 1777, 17वीं सेंचुरी में, इनका जो अध्ययन था कि द स्टेट ऑफ द प्रिजन इन इंग्लैंड एंड वेल्स विथ प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन एंड एन अकाउंट ऑफ सम फॉरेन प्रिजन। इन्होंने प्रिजन पे जो है बहुत बढ़िया, प्रिजन रिफॉर्मेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें जेल के अंदर, ये कहीं पुर्तगाल जा रहे थे, और फ्रांसीसी लोगों ने इनके जहाज को पकड़ लिया और इनको जेल में ले गए। और जब जेल में ले गए तो वहां पे देखा कि कैदियों की स्थिति कैसी है, और तब उनके अंदर ये इच्छा आई कि नहीं, हम कैदियों की स्थिति पे अध्ययन करेंगे। और कई तरह के जेलों का इन्होंने अध्ययन किया, पुर्तगाल में अध्ययन किया, इंग्लैंड में अध्ययन किया, और इंग्लैंड में जो रिफॉर्मेटिव एक्शन प्लान इन्होंने दिया था, प्रिजन एंड आपका जो प्रिजन इन इंग्लैंड, इस पे जो है बहुत अच्छा इनको वर्क हुआ था। और एक जो सुधार कार्यक्रम था प्रिजन में, वो चला था। तो इन्होंने इसके लिए अब वहां पे कई जेलों में इनको अपराधियों के साथ रहना पड़ा। तो हावर्ड, जॉन जॉन हावर्ड का भी अध्ययन मील का पत्थर, सबसे अच्छा अध्ययन माना जाता है कैदियों के सुधार के लिए, जो इन्होंने बनाया था। फिर मेलिनोवस्की का आपने नाम सुना होगा। मेलिनोवस्की ने आर्गोनट्स, ये जनजाति थी कहां? वेस्टर्न पैसिफिक, पश्चिमी पैसिफिक महासागर में ये जनजाति पाई जाती थी। और उन जनजातियों के बीच वो जाकर के उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया। यहां पे आप एक फोटो देख रहे होंगे, ये मेलिनोवस्की उन जनजातियों के साथ है। मैंने 4 वर्ष तक वो रहे उनके साथ। मेलिनोवस्की स्पेंट 4 ईयर conducting participate observation with the Trovianda Island। तो ये जो ट्रोवियांडा आइसलैंड में वो 4 वर्ष तक रह करके उनके बीच अध्ययन किया। तो ये ऐसे अध्ययन जो होते हैं, वो पूरे दुनिया में समाजशास्त्री क्षेत्र में ये मील के पत्थर है। इसी तरह से रेमंड फर्थ, रेमंड फर्थ ने वी द टिकोपिया, उनकी किताब है ये, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ किनशिप इन प्रिमिटिव पोलेंसिया, 1936 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अध्ययन किया था ये वी द टिकोपिया, ये किताब का नाम ही है। एक आदिम समाज के फील्ड वर्क विश्लेषण का इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि आदिम रिश्तेदारी प्रणाली में किस तरह से लोग रहते थे, वहां पे किस तरह से उनके बीच में रिश्तेदारी थी, और उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, उनकी सांस्कृतिक गतिशीलता कैसे होती थी। इस चीज का उन्होंने अध्ययन किया है आपको रेमंड फर्थ ने, और उनकी किताब का नाम जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, वी द टिकोपिया। इसके साथ जो रिसेंट कुछ अध्ययन हुए थे, जिनमें
पार्सन्स ने अध्ययन किया था, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। ब्लैक पूल फुटबॉल क्लब, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। खान ने 2011-14 में किया था इथनोग्राफी ऑफ एन इलीट हाई स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में जो इलीट, जो उच्च वर्ग के जो हाई स्कूल थे, वहां पे जो है इसका अध्ययन किया था। मियर्स ने इथनोग्राफी ऑफ द वर्ड ऑफ द फैशन मॉडल का जो अध्ययन किया था, इस तरह से। तो बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं समाजशास्त्र में जो कि एक तरह से अनुसंधानकर्ता को प्रेरित करते हैं बताने के लिए कि सहभागी अवलोकन किस तरह से हमें करना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, यहां पे आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में क्या है, हमें उस समूह के बीच में ही रहना है, और नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में हमें से बाहर से ऑब्जर्वेशन करना है। हम कभी गए, उस समूह में गए और कभी नहीं गए, तो हम उसको बाहर से ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस तरह से जो है सहभागी अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और असहभागी अवलोकन, कभी कभी इसको हम क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, अर्ध सहभागी एक अध्ययन, सहभागी अध्ययन का एक प्रकार होता है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अर्थात पूर्ण रूप से सहभागी नहीं हुआ है, लेकिन हम थोड़ा समय तक रहे और फिर इसके बाद चले आए, इसको हम क्वासी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन भी होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन सहभागी और असहभागी अवलोकन में यही चीज सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सहभागी अवलोकन में हम जिस समूह, जिस समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ हमारी सहभागिता होती है, और असहभागी अवलोकन में हमारी सहभागिता नहीं होती है, और अर्ध सहभागी अवलोकन में कुछ समय के लिए हमारी सहभागिता होती है, अर्थात अनुसंधानकर्ता सहभागी होता है और इसके बाद कुछ वो आकर के बाहर से उनका ऑब्जर्वेशन करता है।